हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आप सभी को टीचर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे द हिंदू के सेकंड एडिटोरियल के साथ में डेंजर्स ऑफ ब्रिंक्समैनशिप इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है चाइना और ताइवान के बीच में होने वाले एक पॉसिबल वॉर पे, और इस वॉर में इंडिया की क्या भूमिका रह सकती है, इस चीज़ को आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। क्लास को शुरू करेंगे अपने क्विज़ के साथ में। आपके सामने 5 क्वेश्चंस हैं। इस क्लास में सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं करना है, साथ साथ ग्रामर वोकैब पे आपको ध्यान देना है। जो भी आप सीखोगे इस क्विज़ पे अप्लाई करोगे। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा क्विज़ के। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहे डेंजर्स ऑफ ब्रिंक्समैनशिप। कह रहे ब्रिंक्समैन नाम की जो ये चीज़ है ना, इसके खतरे। डेंजर्स मतलब खतरे। अब ये क्या होता है जी ब्रिंक्समैनशिप, इसको ब्रेक करते हैं फिर समझेंगे। आपने फ्रेंडशिप सुना होगा, स्पोर्ट्समैनशिप सुना होगा। फ्रेंडशिप मतलब दोस्ताना है ना, दोस्ताना दोस्ती का रवैया। स्पोर्ट्समैनशिप मतलब स्पोर्ट्समैन बनने का रवैया। वैसे ही बना है ब्रिंक्समैन। अब देखो ये इसका मतलब क्या है। ब्रिंक मतलब किनारा, मैन मतलब आदमी। ऐसा आदमी जो हर चीज़ को किनारे तक ढकेले, हर चीज़ को एक्सट्रीम डेंजर तक ले जाए, उसको बोलते हैं ब्रिंकमैनशिप। आ रही है बात समझ में? देखो ब्रेक करके बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ब्रिंकमैनशिप या ब्रिंक्समैनशिप ऐसा लग जाता है अगर आप इंग्लैंड की इंग्लिश की बात करते हैं, और एस नहीं लगता है अगर आप अमेरिकन इंग्लिश की बात करते हैं, है ना। ब्रिंक और ब्रिंक्स तो दोनों वर्ड्स एक ही हैं, और इनका मतलब ये है कि आपकी जो टेंडेंसी है, जो आदत है, जो पुश कर देते हो हर चीज़ को डेंजरस सिचुएशन तक, डेंजरस किनारे तक। कह रहे ये जो काम है ना ब्रिंक्समैनशिप का, इसके खतरे बहुत ज़्यादा हैं। ये ब्रिंक्समैनशिप चाइना और ताइवान के केस में नहीं लगा सकते। आगे बात समझ में? चलो, ये बहुत अच्छा वन वर्ड है, दिमाग में बैठा लेना इसको। चलो अब इसके टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है इंडिया विल नीड टू assess the security implications of another Taiwan Strait crisis। कह रहे इंडिया को ज़रूरत होगी, इंडिया विल नीड, फ्यूचर टेंस है, इंडेफिनिट टेंस। क्या ज़रूरत होगी भाई इंडिया को? टू असेस, असेस करने की। असेस का मतलब होता है जायज़ा लेना, किसी चीज़ को समझने की कोशिश करना। तो इंडिया को ज़रूरत है कि वो जायज़ा ले, वो समझने की कोशिश करे जो सिक्योरिटी से रिलेटेड इम्प्लीकेशंस है। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है परिणाम, नतीजे, है ना। तो जो फल या नतीजे निकलेंगे सिक्योरिटी या सुरक्षा से रिलेटेड, और किस चीज़ के भाई, ऑफ लगा के बता रहा है। एक और ताइवान के जो स्टेट है उसमें होने वाले क्राइसिस की। ताइवान स्टेट क्राइसिस क्या होता है? जब चाइना और ताइवान एक दूसरे के सामने होते हैं तो ताइवान स्टेट जो चाइना और ताइवान को अलग करती है, वहाँ पे क्राइसिस आ जाता है। तो कह रहा है एक बार फिर अगर दोनों कंट्रीज़ आमने सामने हुई, चाइना का ताइवान स्टेट क्राइसिस हुआ, तो इसके सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस इस बार इंडिया को समझने होंगे, क्योंकि इंडिया भी एक बड़ी भूमिका इसमें निभाएगा। सेंटेंस मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। स्ट्रक्चर देख लो इसकी। इंडिया सब्जेक्ट है, विल नीड इसकी वर्ब है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर। इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है परिणाम, लेकिन अक्सर ये इम्प्लीकेशंस जो है नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। दुष्परिणाम आप बोल सकते हैं, ठीक है। बुरे नतीजे जो होते हैं इम्प्लीकेशंस कहलाते हैं। इसको रेपरकशंस भी बोलते हैं, रेमिफिकेशन भी बोलते हैं, फॉल आउट भी बोलते हैं। तीनों ही इम्प्लीकेशंस के सिनोनिम है। अच्छे वर्ड्स हैं सारे। अच्छा, अब एक सवाल आपसे मैं पूछता हूँ, फटाफट से इसका जवाब करना है सभी को। ये जो असेस नाम का वर्ड आपने देखा, असेस का मतलब होता है जायज़ा लेना, जैसा कि मैंने आपको बताया। मैं एक वर्ड और लिख रहा हूँ, एक्सेस। असेस और एक्सेस, इन दोनों में क्या फ़र्क है? सभी लोग कोशिश करेंगे वर्ड की सही यूज़ जो आपको करनी आनी चाहिए। फटाफट देख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। मेरे ख्याल से आप लोगों को आता भी होगा, है ना। चलो, एक वर्ड है एक्सेस, एक वर्ड है असेस। एक्सेस वर्ब का मतलब होता है कहीं पे अपनी रीच रखना, कहीं तक अपनी पहुंच रखना। असेस का मतलब होता है टू टेक स्टॉक ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का जायज़ा लेना। टेक स्टॉक करना यानी जायज़ा लेना। अब इन दोनों वर्ड्स को यूज़ करके देखेंगे। टू एक्सेस या असेस द सिचुएशन, द पीएम विजिटेड द फ्लड हिट एरियाज। सिचुएशन को एक्सेस या असेस करने के लिए पीएम साहब ने विजिट किया, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है जाकर के दौरा करके आए फ्लड हिट एरियाज़ का, ऐसे एरियाज़ का जो बाढ़ से यानी फ्लड से हिट है, जहाँ पे बाढ़ की मार पड़ी है। सिंपल सेंटेंस है, समझ में आ रही होगा आपको क्या यूज़ करना है। एक्सेस नहीं करोगे
आप यहाँ पे असेस करोगे, सिचुएशन को असेस करने गए थे, जायज़ा लेने के लिए पीएम साहब इस एरिया में गए थे, है ना। तो सही वर्ड को यूज़ करना आना चाहिए। वैसे ही ओनली द टॉप एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कंपनी कैन एक्सेस या असेस दिस डेटा। सिर्फ टॉप एग्जीक्यूटिव जो हैं, टॉप जो अधिकारी जो हैं इस कंपनी के, वही एक्सेस कर सकते हैं या असेस कर सकते हैं इस डेटा को। देखो, डेटा को जायज़ा नहीं लोगे, डेटा तक पहुंच रखोगे। सिर्फ टॉप एग्जीक्यूटिव जो हैं वही इस डेटा तक पहुंच रखते हैं। हर आदमी के पास ये डेटा आपको अवेलेबल नहीं होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा दोनों के बीच का डिफरेंस। आज के क्विज़ में यूज़ करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस आर्टिकल की वोकैबुलरी पर नज़र डालेंगे। सारी वोकैब एक साथ करवा देता हूँ ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ते जाएं। और उसी के साथ में एग्ज़ाम्स का मौसम आ गया है, रोज़ नए एग्ज़ाम्स पब्लिश हो रहे हैं। होपफुली आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी, और अगर नहीं की है तो आप मेरी गाइडेंस में शुरू कर सकते हैं YT योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप पे। इंग्लिश का सिलेबस आपके सभी एग्जाम्स का यहाँ कवर हो जाता है। SSC, बैंकिंग और राइटिंग स्किल्स तीनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। बैंकिंग SSC कोर्स में सारा सिलेबस कवर करवाएंगे आपको प्रैक्टिस सेशंस के साथ में। नए पैटर्न के हिसाब से कॉन्स्टेंटली इन कोर्सेज को अपडेट करते हैं ताकि लेटेस्ट पैटर्न को आप तैयार कर सकें। राइटिंग के कोर्स में आपको लिखना सिखाया जाता है। 60 to 70 आवर्स में इंग्लिश के अंदर किसी भी एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव इस कोर्स से आप जो है कवर कर सकते हैं। कोर्सेज को लेने से पहले देखा करें कि आपके पास टाइम है या नहीं। लास्ट मोमेंट के लिए वेट ना किया करें। टाइम रहते प्रिपरेशन शुरू करोगे तभी कोर्सेज का मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। कोई भी क्वेरी होती है, ये नंबर है, मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं। कोर्सेज से रिलेटेड आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर देंगे। चलो जी, अपनी वोकैब शीट है। लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था फुल प्रूफ पे। आज शुरू करेंगे रेपोकशन से। रेपोकशंस मैंने आपको बताया था किसी चीज़ के दुष्परिणाम, बैड कॉन्सिक्वेंसेस। इसी का सिनोनिम है इम्प्लीकेशन, जो आपने आज आर्टिकल में देखा। इसको साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, फॉल आउट भी बोलते हैं, और रेमिफिकेशन इसका एक एडवांस्ड सिनोनिम है। अगर आप किसी को कह रहे हो ना कि जो तुम कर रहे हो इसके दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा होंगे, तो आप बोल सकते हो कि इस चीज़ के रेमिफिकेशंस आप आगे आने वाले टाइम में देखेंगे। ठीक है ना, रेमिफिकेशन, रेपोकशंस। चलो, कोविड-19 लॉकडाउन्स हैव ब्रॉट इन सीवियर इकोनॉमिक रेपोकशंस फॉर श्रीलंका। कोविड-19 के लॉकडाउन जो हैं वो लेकर के आए हैं बहुत ही ख़राब, बहुत ही सीवियर आर्थिक दुष्परिणामों को, रेपोकशंस को, इम्प्लीकेशंस को श्रीलंका नाम के इस देश के लिए। तो वर्ड्स को आपको ऐसे यूज़ करना होता है। यूज़ इसीलिए करवा रहा हूँ मैं ताकि दिमाग में आप इनको बैठा सको, है ना। नेक्स्ट वर्ड है अपना अनपैरेलल्ड। देखो, ऐसी चीज़, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ना, शायद आपको अच्छे से और अच्छे से दिखेगा। अनपैरेलल्ड। देखो, पैरेलल का मतलब है समानांतर। दो लाइनें जब ऐसे चलती हैं तो वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। और ऐसी चीज़ अनपैरेलल्ड होगी जिसका कोई बराबरी का दूसरा ना हो। ऐसी चीज़ जो अनमैच्ड हो, ऐसी चीज़ जो अनइक्वल्ड हो, मैचलेस हो या अनप्रेसिडेंटेड हो, उसको बोलते हैं अनपैरेलल्ड। हिस्टोरिकली स्टॉक मार्केट्स हैव यील्डेड अनपैरेलल्ड रिटर्न्स। अगर ऐतिहासिक तौर पे देखें तो स्टॉक मार्केट्स ने यील्ड किया है, ला करके दिया है मैचलेस रिटर्न्स को, ऐसी रिटर्न्स जो कहीं और से आपको ना मिल पाए। अब देख रहे हो, अनप्रेसिडेंटेड इसका सिनोनिम है। आर्टिकल में आज आप देखेंगे जिसका कोई प्रेसिडेंट या मिसाल ना हो, वही अनपैरेलल्ड है और वही अनप्रेसिडेंटेड है ना। प्रेसिडेंट मतलब मिसाल। अगला वर्ड है प्ले डाउन। प्ले डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को हल्का दिखाने की कोशिश करना। जैसे आपसे कोई गलत बात बोली गई, अब आप उसको प्ले डाउन करोगे, आप उसको हल्का बताने की कोशिश करोगे। कोई गलती आपने कर दी तो आप क्या बोलोगे, अरे ये तो कुछ भी नहीं है ना, होता रहता है। तो ये प्ले डाउन करने वाली बात होती है, किसी चीज़ को लेस इंपॉर्टेंट बताने वाली बात होती है। आज के आर्टिकल में ये फ्रेजल वर्ब आएगी। द पॉलिटिशियन ट्राइड टू प्ले डाउन हिज रोल इन द स्कैम। पॉलिटिशियन ने कोशिश की हल्का बताने की, प्ले डाउन करने की उसकी भूमिका को पूरे घोटाले में, स्कैम के अंदर। इसको बिलिटल भी बोलते हैं, किसी चीज़ को लिटल बनाने की कोशिश करना। डिमिनिश भी बोलते हैं। और इसके लिए एक फ्रेज है इंग्लिश में, मेक लाइट ऑफ समथिंग। किसी चीज़ को हल्के में लेने की कोशिश करना, मेक लाइट ऑफ समथिंग। लाइट मतलब हल्का। चलो, अगला वर्ड है टेन्युअस। टेन्युअस का मतलब होता है बहुत ही थिन, वीक, महीन, पतला। जैसे कांच की एक छोटी सी, समझ लो कांच है ना, बहुत छोटी सी पतली सी कांच की जो एक लेयर है, तो वो बहुत टेन्युअस होगी। आप उसको हल्का सा मारोगे तो वो ब्रेक हो जाएगी, है ना। कांच के गिलास होते हैं, बहुत टेन्युअस होते हैं। फ्रेजाइल भी बोलते हैं इनको, हिंदी में बोलते हैं भंगुर। बस जो हाथ रखते ही टूट जाए उसको बोलेंगे फ्रेजाइल या भंगुर। देयर इज़ अ टेन्युअस डिफरेंस बिटवीन अ सोल्जर एंड अ टेररिस्ट। एक फौजी और एक आतंकवादी के बीच में बहुत महीन सा फासला होता है। आप किस पार रहते हैं दीवार के, इस पे डिपेंड करेगा कि कौन आदमी आपके लिए टेररिस्ट है और कौन आदमी आपके लिए सोल्जर है।
चलिए नेक्स्ट वर्ड है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है संभावना, किसी चीज़ के लाइकलीहुड या किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी। विद रशिया यूक्रेन वॉर द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ सीवियर रिसेशन बिकम्स रियल। रशिया यूक्रेन वॉर के साथ ही जो संभावना है एक बहुत ही ख़राब रिसेशन की, वो और ज़्यादा रियल और ज़्यादा सच्ची बन जाती है। तो ये प्रोस्पेक्ट वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। एक और वर्ड है कॉर्नर स्टोन। ये आपका घर है, 4 खंभों पर टिका हुआ है। हर इमारत 4 खंभों पर टिकी होती है, आपको पता है ना। तो हर खंभे के नीचे जो स्टोन रखा है उसको बोलते हैं कॉर्नर स्टोन। इसका मतलब क्या हो गया? फाउंडेशन या नींव। फाउंडेशन या नींव। इस वर्ड का सिनोनिम होता है बेडरॉक, लिंचपिन और मेनस्टे। आज लिंचपिन नाम के वर्ड को आप आर्टिकल में देखेंगे। हार्डवर्क इज द कॉर्नर स्टोन, मेन स्टे, बेडरॉक और लिंचपिन ऑफ सक्सेस। मेहनत ही कामयाबी की नींव है, कॉर्नर स्टोन है। आगे बात समझ में? लिंचपिन नाम का वर्ड आर्टिकल में आएगा। चलो लास्ट वर्ड है अपने पास एलिसिट। नया वर्ड है, मैंने ऐड किया है। एलिसिट का मतलब होता है किसी चीज़ को दूसरे से जो है ड्रॉ आउट करना। जैसे मैं आपको कुछ बोलूं और आपकी जो प्रतिक्रिया है, जो रिस्पॉन्स है, उसको आपसे ड्रॉ आउट करूं। आ रही है बात समझ में? किसी से इंफॉर्मेशन लेना, किसी से कोई रिस्पॉन्स लेना, जानबूझ करके कुछ बोल करके, उसको बोलते हैं एलिसिट करना। ठीक है। कम्युनल इश्यूज आर यूज्ड बाय पॉलिटिशियंस टू एलिसिट इमोशनल रिस्पॉन्स फ्रॉम वोटर्स। कम्युनल इशू जो हैं, सांप्रदायिक मुद्दे जो हैं, वो इस्तेमाल किए जाते हैं नेताओं के द्वारा ताकि वो ड्रॉ आउट करें, जगाएं, इवोक करें, एलिसिट करें इमोशनल रिस्पॉन्स को, भावुक प्रतिक्रियाओं को अपने वोटर से। हमेशा कम्युनल इशू अगर कोई पॉलिटिशियन किसी की बात कर रहे हैं तो वो आपकी इमोशनल रिस्पॉन्स को जगाने की कोशिश कर रहा है। एलिसिट, ड्रॉ आउट, अराउज और गिंडल चारों एक दूसरे के सिनोनिम है। आर्टिकल में एलिसिट आएगा। चलो डिटेल में करवा दिए, 6-7 वर्ड्स थे। वोकैब हैवी आज की। आ जाओ आर्टिकल पे, किस बारे में लिखा हुआ आपको पता लगे। चाइना और ताइवान के बीच का रिश्ता आप जानते हैं। जब से नैन्सी पेलोसी यूएस के सेनेटर की विजिट हुई है ताइवान में, चाइना बार बार ताइवान के आसपास मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, लेकिन ताइवान इसको बड़ी शांति से देख रहा है और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। अभी तक ऐसा चल रहा था, लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ? ताइवान ने चाइना के एक ड्रोन को मार गिराया जो कि ताइवान की टेरिटरी में उड़ रहा था। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि ये सिचुएशन जो है ना दोनों कंट्रीज़ के बीच में अब एक टाइम बॉम्ब की तरह है। चाइना ब्रिंक्समैनशिप कर रहा है, चीज़ों को एक्सट्रीम जो है किनारे तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। कभी भी ये बॉम्ब फट सकता है और जैसे ही ये फटेगा, ये झगड़ा 2 कंट्रीज़ के बीच का ना होकर के एक वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाएगा। ताइवान जो है सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। अगर इस पे हमला हुआ तो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज भी होने ही वाली है। तो ऐसे एक सिचुएशन के लिए इंडिया को अपना गेम प्लान रेडी करना चाहिए। हमारे ऊपर भी ये हमला जो है वहीं तक सीमित नहीं रहेगा, किसी ना किसी तरीके से हम भी इससे जूझने वाले हैं। बस आज इसकी यही समरी आर्टिकल की। क्या इंडिया को करना चाहिए, एनालिटिकल टोन में बता रहा है। अब आर्टिकल को शुरू करते हैं। चलिए, कह रहा द शूटिंग डाउन ऑफ अ चाइनीज ड्रोन बाय Taiwan's military on September 1st has marked a new phase in the already simmering tensions across the Taiwan Strait। अब यहाँ लग गया कॉमा। कह रहा है जो शूटिंग डाउन है, अब देखो वर्ब की आईएनजी फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो मतलब ये एक जीरेंड है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कह रहा है जो शूटिंग डाउन है ना, मार गिराने का काम है। डाउन मतलब नीचे, शूट मतलब मारना। कह रहा है मार गिराने का जो काम है एक चाइनीज ड्रोन को, एक चाइना के ड्रोन को, और किसके द्वारा ये मारा गया है? बाय लगा के बता रहा है, ताइवान की मिलिट्री के द्वारा। अच्छा, ये सारा मामला कब हुआ? ऑन सितंबर 1, आज से 4-5 दिन पहले। कह रहा है ये जो काम है ना, इस काम ने मार्क कर दिया है एक नए फेज़ को। ये शूटिंग डाउन बन गया है एक नया चरण। और कहाँ पे? उस पहले से ही ऑलरेडी सिमरिंग टेंशन्स में, पहले से ही सुलगती हुई तनाव में। सिमरिंग मतलब सुलगता हुआ, टेंशन मतलब तनाव। और ये तनाव कहाँ है? ये तनाव है अक्रॉस द ताइवान स्ट्रेट, उस जगह पे, ताइवान स्ट्रेट पे, उसके अक्रॉस, दोनों तरफ, ऐसा समझ लो, दोनों तरफ। अब ये सारा काम कैसे हुआ है? ये नया फेज़ कैसे बना है? ये नया फेज़ बना है हाईलाइट करते हुए, हाईलाइटिंग द ग्रोइंग रिस्क ऑफ एस्केलेशन इवन इफ अनइंटेंडेड। ये पूरा रिस्क हुआ है, ये नया फेज़ बना है हाईलाइट करते हुए, प्रकाश डालते हुए, बढ़ते हुए उस जोखिम पे, ग्रोइंग रिस्क पे, जो है एस्केलेशन का। एस्केलेशन का मतलब होता है 2 कंट्रीज़ का आमने सामने आ जाना, एक दूसरे से झगड़ा करने के लिए। तो एस्केलेशन के रिस्क में हाईलाइट करते हुए, यहाँ तक कि इवन इफ वो एस्केलेशन अनइंटेंडेड ही हो, जानबूझ के ना भी हो।
भाई दोनों कंट्रीज वैसे तो नहीं लड़ रही एक दूसरे से, लेकिन ऐसे ड्रोन व्रोन के चक्कर में अगर झगड़ा हो गया बिना इंटेंशन के, तो ये टेंशन जो है ना, वो टेंशन जो है और ज़्यादा बढ़ रही हैं, सिमरिंग टेंशंस अक्रॉस द स्ट्रेट। शूटिंग डाउन आपका सब्जेक्ट है, हैज़ मार्क्ड इसकी वर्ब है। जीरेंट जब भी सब्जेक्ट बनेगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसकी वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। आ रही है बात समझ में? चाहे एक ड्रोन मारा हो चाहे 1000 ड्रोन मारे हों, शूटिंग डाउन की वर्ब सिंगुलर होगी। सिमरिंग यहाँ पे उबलती हुई या सुलगती हुई चीज़ की बात कर रहा है, इसको बॉइलिंग या रोइलिंग भी बोलते हैं। सिमरिंग, बॉइलिंग या रोइलिंग। हाईलाइट करना मतलब किसी चीज़ पे प्रकाश डालना। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ओवर रिसेंट वीक्स चाइनाज मिलिट्री हैज़ कैरिड आउट अनप्रेसिडेंटेड मिलिट्री ड्रिल्स सराउंडिंग ताइवान, कॉमा। कह रहा है पिछले कई वीक्स के दौरान, ओवर रिसेंट वीक्स, यहाँ पे ओवर का मतलब है ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग। हुआ क्या? कह रहा है चाइना की जो मिलिट्री है उसने कैरी आउट किया है। कैरी आउट करना मतलब अंजाम देना। और क्या अंजाम दिया उसने? ऐसी मिलिट्री ड्रिल्स को, ऐसे युद्धाभ्यासों को जो अनप्रेसिडेंटेड है, जो मैचलेस हैं, जिनका कोई भी प्रेसिडेंट या मिसाल नहीं है। तो बेमिसाल युद्धाभ्यास जो हैं चाइना की मिलिट्री ने किए हैं। और कहाँ पे किए हैं? ताइवान के चारों तरफ, सराउंडिंग ताइवान। अब देखो ये सब कब हुआ है? ये सब हुआ है, कोमा लगा के बता रहे हैं, फॉलोइंग द विजिट लास्ट मंथ ऑफ यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी। ये हुआ है बाद में उस विजिट के पिछले महीने, और जो थी यूएस जो हाउस स्पीकर की, यूएस के लोकसभा अध्यक्ष की, जिनका नाम है मिस नैन्सी पेलोसी। तो इस तरीके से नैन्सी पेलोसी के जाने के बाद से चाइना बहुत बड़ी बड़ी मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है। मिलिट्री सब्जेक्ट है, हैज़ कैरी आउट इसकी वर्ब है, हैज़ प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैरी आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को अंजाम देना, एग्जीक्यूट करना। अनप्रेसिडेंटेड, अनपैरेलल्ड, मैचलेस, ये वर्ड आप देख चुके हो ना। प्रेसिडेंट मतलब मिसाल, मिसाल। अनप्रेसिडेंटेड मतलब बेमिसाल, है ना। इस तरीके से वर्ड बना हुआ है। चलो, सराउंडिंग मतलब चारों तरफ, मिलिट्री ड्रिल्स मतलब युद्ध अभ्यास। आगे कह रहे सम मैन्यूवर्स क्रॉस्ड द मीडियन ऑफ ताइवान स्ट्रेट and were declared by China's military to have also taken place in territorial waters claimed by Taiwan। कह रहे कुछ दांवपेच, कुछ मैन्यूवर जो चाइना कर रहा है, युद्धाभ्यास है ना, कह रहे कुछ जो हरकतें हैं, जो मैन्यूवर्स हैं, जो मूव्स हैं, वो क्रॉस कर गए बीच की जो लाइन को, मीडियन को, और किसकी? ताइवान स्ट्रेट की। चाइना है, ये ताइवान है, बीच में है ताइवान स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब है वाटर बॉडी, दो जो है ज़मीन के हिस्सों के बीच में से निकलने वाला पानी का एक रास्ता। अब इस रास्ते के बिल्कुल बीच की जो लाइन है, इसके इस तरफ ताइवान का हिस्सा, इसके इस तरफ चाइना का, तो इसको बोलेंगे मीडियन। कह रहे कुछ मैन्यूवर्स ने क्रॉस कर दिया इस बीच की लाइन को, ताइवान स्ट्रेट की, यानी जो है ताइवान की तरफ जो है कई युद्धाभ्यास जो है किए गए। और कह रहा है इनको डिक्लेयर भी किया गया था चाइना की मिलिट्री के द्वारा कि ये टेक प्लेस कर चुके हैं, ये अपनी जगह ले चुके हैं, घटित हो चुके हैं टेरिटोरियल वाटर में, समुद्री सीमा में, जो है क्लेम्ड बाय ताइवान, जिसको ताइवान क्लेम करता है। तो चाइना खुद ही बोल रहा है कि हम जो है ताइवान की तरफ जा कर के कई सारे युद्धाभ्यास करके आए हैं। मैन्यूवर्स की वर्ब है क्रॉस्ड, दूसरी वर्ब है वर डिक्लेयर्ड। यहाँ पे क्रॉस एक्टिव में, वर डिक्लेयर्ड पैसिव में, है ना। चलो, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं, ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा और फ्लो बनाओ, इस कॉन्सेप्ट पे फिर से आऊँगा। टू हैव V3, टू हैव टेकन प्लेस, ये कौन सी स्ट्रक्चर है अभी देखेंगे। टेक प्लेस करना मतलब अकर होना, किसी घटना का घटित होना। कह रहे ताइवान सोबरली चोज नॉट टू इंगेज द PLA वेसल्स। ताइवान ने चूज़ किया, जो ताइवान है उसने इस विकल्प को चुना, और कैसे चुना? सोबरली। सोबरली का मतलब होता है गंभीरता के साथ, बिना किसी मजाक जो है मस्ती के। तो इन्होंने बिल्कुल गंभीरता से इस विकल्प को चुना, जो है नहीं इंगेज करने का, नहीं जो है सामना करने का PLA की वेसल्स को। PLA मतलब चाइना की आर्मी, पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी, उनकी वेसल्स यानी कि उनके जहाज। तो किसी भी जहाज का सामना करने का ताइवान ने फैसला किया कि हम जो है उसको इंगेज नहीं करेंगे, जो आ रहे हैं करने दो, जो करते हैं करने दो, हम सिर्फ चुपचाप देखेंगे। ताइवान की वर्ब है चोज, सोबरली मतलब गंभीरता से। कह रहा है इन द वेक ऑफ द ड्रिल्स द चाइनीज मिलिट्री हैज सब्सिक्वेंटली sought to continue asserting Beijing's territorial claims by sending drones into Taiwan's airspace। कह रहा है इन सारी ड्रिल्स के वेक में, इन द वेक ऑफ मतलब इस पूरी घटना को देखते हुए, है ना। कह रहा है इस पूरी ड्रिल्स को, युद्धाभ्यासों को देखते हुए
चाइना की जो मिलिट्री है, जिसको PLA भी बोलते हैं, पीपल लिबरेशन आर्मी, कह रहा है इसने इसी घटना के देखते हुए इन सब ड्रिल्स को, इसके बाद जाकर के सब्सिक्वेंटली मतलब आगे जाकर के इन्होंने सीख किया, सॉर्ट किया, कोशिश की काम करने की, और काम है कंटिन्यू करना, जारी रखना, जो है असर्ट करने का, जोर देने का, असर्ट करना, जोर देना। और किसको? बेजिंग के टेरिटोरियल क्लेम्स को, बेजिंग के टेरिटरी को लेकर के दावे को। और कैसे? बाय बदले के बता रहा है, सेंड करके ड्रोन्स को ताइवान के एयर स्पेस के अंदर। तो बेजिंग क्या करता है? चाइना ताइवान के एयर स्पेस में अपने ड्रोन्स भेज रहा है, और ये भेज करके बार बार दुनिया को बता रहा है कि ताइवान तो कुछ भी नहीं है, हमारा ही हिस्सा है, हमारे ड्रोन्स तो कभी भी ताइवान में घुस सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो इन द वेक ऑफ का मतलब है इस घटना के बाद में, मिलिट्री की वर्ब है हैज सॉट, सीक की सेकंड थर्ड फॉर्म है सॉट, सीक का मतलब है किसी काम को करने की कोशिश करना, सब्सिक्वेंटली मतलब आगे जा कर के। ये वर्ड बना है सब प्लस में सीक्वेंस से। सीक्वेंस मतलब क्रम, सब मतलब नीचे का। तो पहले ये चीज़ हुई, पहले ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, तो बी जो है ए के सब्सिक्वेंटली आता है ना, सीक्वेंस के अंदर नीचे जाके आता है। ऐसे इस वर्ड को आप याद रख सकते हैं। चलो वर्ड्स को ब्रेक करो, जितना ब्रेक करोगे ना दिमाग में बैठेंगे और मज़ा आएगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा चीज़ों को। कह रहे फोटोग्राफ्स टेकन अप क्लोज ऑफ ताइवान मिलिट्री पर्सनल वर सब्सिक्वेंटली शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया, कोमा लगा के बता रहा है। कह रहे जो फोटोग्राफ्स हैं जो टेक की गई हैं, ली गई हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो फोटोग्राफ्स जो ली गई हैं, और कैसे ली गई हैं? अप क्लोज, बहुत ही नज़दीक से। और किसके? ताइवान के मिलिट्री पर्सनल की, ताइवान के मिलिट्री के फौजियों की। कह रहे वो सब्सिक्वेंटली आगे जाकर के शेयर की गई, किस पे? सोशल मीडिया पे, फेसबुक और ट्विटर पे। और क्यों शेयर की गई? कोमा लगा बता रहा है अपेरेंटली टू डिमॉन्स्ट्रेट बेजिंग्स कैपेबिलिटीज़। कह रहे जाहिर तौर पे डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, दिखाने के लिए बेजिंग की ताकतों को, कैपेबिलिटीज़ को। तो इन्होंने क्या किया? अपने ड्रोन ताइवान में भेजे, और वो ड्रोन जो है वहाँ फौजियों की फ़ोटो लेके आए, है ना। तो इस तरह से बीजिंग ने दिखाया कि हम तो बिल्कुल अंदर तक घुस सकते हैं, फ़ोटो भी निकाल सकते हैं इनकी। कह रहे बट इन द प्रोसेस रेजिंग प्रेशर ऑन ताइपेई टू शो अ रिस्पॉन्स। कह रहे लेकिन ये सारा काम हुआ इस पूरी प्रोसेस के अंदर, रेज करते हुए, बढ़ाते हुए प्रेशर को, दबाव को, और किस पे? ताइपेई पे यानी ताइवान पे, कि वो एक रिस्पॉन्स को शो करे, एक प्रतिक्रिया को दे। जितना ये फ़ोटो खींच रहा था चाइना, उतना ही ताइवान पे प्रेशर आ रहा था कि आप कुछ करो, इनके ड्रोन्स को जवाब दो। फोटोग्राफ्स की वर्ब है शेयर्ड, वर शेयर्ड है ना, पैसिव वॉइस में, वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेकन यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, सब्सिक्वेंटली मतलब आगे जा करके, अपेरेंटली मतलब जाहिर तौर पे, रेजिंग यहाँ पे PPSA है, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। जब ये फोटोग्राफ शेयर की जा रही थी तभी ये रेज कर रही थी, उठा रही थी प्रेशर को, दबाव को। ताइपेई जो है ताइवान का ही दूसरा नाम है, ताइपेई और ताइवान एक ही बात है। चलो अपेरेंटली मतलब जाहिर तौर पे, इसको क्लियरली या एविडेंटली भी बोलते हैं। आगे कह रहे हैं ताइवान्स मिलिट्री सेड इट टुक द डिसीजन टू शूट डाउन व्हाट इट कॉल्ड एन अनआइडेंटिफाइड सिविलियन ड्रोन ओवर इट्स एयर स्पेस। कह रहे ताइवान की मिलिट्री ने ऐसा कहा। अच्छा क्या कहा जी इन्होंने? कह रहे इसने डिसीजन लिया, इसने फैसला लिया, और क्या करने का? शूट डाउन कर देने का, मार गिराने का। अच्छा किस चीज़ को? व्हाट, एक ऐसी चीज़ को जिसको इसने कॉल किया, जिसको इसने बुलाया ताइवान की मिलिट्री ने। और क्या बुलाया? एक अनआइडेंटिफाइड सिविलियन ड्रोन, एक ऐसा सिविलियन ड्रोन जिसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, किसने वो उड़ाया है, कोई कौन वो लेकर के आया था। और ये सारा काम कहाँ हो रहा था? ओवर इट्स एयर स्पेस, इसके एयर स्पेस के अंदर, ताइवान के ऊपर की हवा में, है ना, आसमान में। और ये सारा काम था इन शियू आइलैंड, ताइवान के इस आइलैंड के अंदर। और ये काम हुआ है आफ्टर डिलीवरिंग सेवरल वार्निंग्स, कई सारी वार्निंग्स डिलीवर करने के बाद इस ड्रोन को। तो ऐसा इन्होंने बोला ताइवान वालों ने कि हमारे पास तो एक ड्रोन आया था, हमें तो नहीं पता किसका है, चाइना का है कि US का है, हमने उसको वार्निंग दी, वो नहीं रुका तो हमने उसको शूट डाउन कर दिया। मिलिट्री की वर्ब है सेड, इट की वर्ब है टुक, इट आया मिलिट्री के लिए, अगेन इट की वर्ब है कॉल्ड, इट आया मिलिट्री के लिए। कॉल, कंसीडर, ब्रांड, नेम, अपॉइंट, सिलेक्ट, इन सभी वर्ब्स के बाद में कभी भी एज नहीं लगाया जाता। कॉल्ड एज एन अनआइडेंटिफाइड सिविलियन ड्रोन ऐसा नहीं आएगा, है ना। कॉल, कंसीडर, नेम, ब्रांड, ये चार वर्ड याद कर लो, कंसीडर, नेम और ब्रांड। इन चारों के बाद में कभी भी एज को यूज़ नहीं करना है। अपॉइंट, अपॉइंट भी लिख लो, अपॉइंट, है ना, इनके बाद में भी एज कभी भी नहीं आता।
ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको एग्जाम में मिलते हैं क्वेश्चन बन के, एज मत लगाना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है शूटिंग डाउन अ मिलिट्री ड्रोन माइट हैव एलिसिटेड अ डिफरेंट रिस्पॉन्स फ्रॉम चाइना। कह रहा है मार गिराने का जो काम है, शूट डाउन करने का काम है एक मिलिट्री ड्रोन को, हो सकता है ये एलिसिट कर चुका होता, मे हैव एलिसिट, ये काम जो है पास्ट में हो चुका होता। मे बताता है पॉसिबिलिटी को, क्या एलिसिट कर चुका होता, क्या निकाल के लाया होता, इसने एलिसिट किया होता एक अलग रिस्पॉन्स को, अलग प्रतिक्रिया को चाइना से। अब लगा दिया कॉमा। कह रहा है विच हैज़ सो फार प्लेड डाउन द इंसिडेंट, ये वही चाइना है जिसने अभी तक प्ले डाउन किया है, हल्का बताया है इस पूरे इंसिडेंट को। चाइना क्या शर्मोशार हो गया, चाइना का ड्रोन गिरा दिया गया, अब हमला चाइना करना नहीं चाहता, अभी तो नहीं करना चाहता, तो चाइना कह रहा है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही बस है ना, हमने भेजा था उन्होंने मार गिराया, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ। तो इस तरीके से कोई ज़्यादा बड़ा रिस्पॉन्स आ सकता था, लेकिन चाइना ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। शूटिंग डाउन की वर्ब है मे हैव एलिसिटेड। एलिसिट का मतलब आप समझ चुके हैं, किसी चीज़ को दूसरे से निकलवाना, इंफॉर्मेशन, रिस्पॉन्स, है ना। चलो विच आया चाइना के लिए, इसकी वर्ब है हैज़ प्लेड डाउन। प्ले डाउन का मतलब है मेक लाइट ऑफ, अंडर प्ले करना, किसी चीज़ को हल्का बताना। कह रहा है वाइल द चाइनीज मिलिट्री रिपोर्टेडली हैज़ बिन डिप्लॉइंग बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन यूज ड्रोन्स, सो हैव ऑर्डिनरी सिटीजन्स इन फुजियान राइट अक्रॉस द स्ट्रेट। कह रहे जहाँ चाइना की जो मिलिट्री है कथित तौर पे रिपोर्टेडली, जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कथित तौर पे, कह रहे वो डिप्लॉय कर रही है, उड़ा रही है, काम पे लगा रही है दोनों ही टाइप के ड्रोन्स को, मिलिट्री ड्रोन्स को और सिविलियन यूज ड्रोन्स को। कह रहे जहाँ ऐसा हो रहा है, चाइना ऐसी बदमाशी कर रहा है, कह रहे वैसा ही हो रहा है, सो हैव ऑर्डिनरी सिटीजन्स, जो आम जनता है, ऑर्डिनरी सिटीजन्स है, वो भी वैसा ही कर रहे हैं फुजियान में, ये शायद ताइवान का कोई टापू है, राइट अक्रॉस द स्ट्रेट। अक्रॉस द स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट के बिल्कुल पार। तो यहाँ पे फुजियान में ताइवान की तरफ से और वहाँ पे चाइना की तरफ से मिलिट्री और सिविलियन यूज जो है प्लेन्स जो हैं, ड्रोन्स जो हैं, उड़ाए जा रहे हैं दोनों तरफ से। कह रहा है ये पूरा काम कैसे हो रहा है जी, कह रहा है ये पूरा काम हो रहा है रेजिंग द रिस्क ऑफ मिस कैलकुलेशन है, मिस कैलकुलेशन के जोखम को रेज करते हुए। और कौन सी मिस कैलकुलेशन है, ये वो मिस कैलकुलेशन है, ये वो गलती है जो ट्रिगर कर सकती है, ट्रिगरिंग हो सकती है एक सीरियस इंसिडेंट को। ट्रिगर करना मतलब उकसाना, भड़काना। आगे बात समझ में, दोनों तरफ से ड्रोन उड़ रहे हैं, कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है गलत फहमी के चलते। चाइना मिलिट्री, चाइनीज मिलिट्री की वर्ब है हैज़ बिन डिप्लॉइंग, ऑर्डिनरी सिटीजन्स की वर्ब है हैव। अब देखो ये हैव के बाद में बिन डिप्लॉइंग लगा हुआ है, भाई चाइना के डिप्लॉय कर रहे हैं, एंड सो हैव बिन डिप्लॉइंग या हैव बिन डूइंग ऑर्डिनरी सिटीजन्स। तो बिन डिप्लॉइंग को दूसरी बार नहीं लिखा गया है, हैज़ का हैव बना दिया और आगे की वर्ब जो है कॉमन थी सेंटेंस में, तो उसको छोड़ दिया है ना। चलो रेजिंग यहाँ पे पीपीएस से प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन है, जब ये हो रहा था तब रिस्क जो है बढ़ता जा रहा था। ट्रिगर यहाँ पे एडजेक्टिव है, ट्रिगर करते हुए, इंड्यूस या प्रोवोक या उकसाते हुए, है ना, एक इंसिडेंट को। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे, इन दोनों के बीच की कहानी आपको पूरी इसने डिटेल में बता दी। अब इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ का क्या रोल है जी, कह रहा द डिप्लॉयमेंट ऑफ ड्रोन्स हैज़ एडेड अ फर्दर लेयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी टू एन ऑलरेडी टेंस सिचुएशन। कह रहा है जो ड्रोन्स की डिप्लॉयमेंट है, डिप्लॉय का मतलब होता है किसी को काम पे लगाना। अगर आपने सोल्जर को यानी फौजी को डिप्लॉय किया है तो मतलब फौजी को तैनात किया है ना। ड्रोन को डिप्लॉय किया तो मतलब ड्रोन को हवा में उड़ा दिया, तैनात कर दिया। कह रहा है जो तैनाती है ड्रोन्स की, जो डिप्लॉयमेंट का काम है, इसने ऐड कर दिया है, जोड़ दिया है एक नई परत को, लेयर को, जो है अनप्रेडिक्टेबिलिटी की। अनप्रेडिक्टेबिलिटी मतलब चीज़ों का अनप्रेडिक्टेबल होना, अनिश्चित होना। तो अनिश्चितता की एक और परत को इसने जोड़ दिया है। और कहाँ पे जोड़ा है, ये ऐड किया है, टूल लगा के बता रहा है, पहले से ही बोझिल या टेंस सिचुएशन के अंदर। अब ड्रोन से खतरा और बढ़ गया है, कौन किसका ड्रोन कब गिरा दे और कब दूसरे पे हमला बोल दे। डिप्लॉयमेंट की वर्ब है हैज़ एडेड। ऐड टू का मतलब होता है इंक्रीज करना, इंक्रीज करना। अनप्रेडिक्टेबिलिटी आप जानते हैं, अनिश्चितता। लेयर का मतलब होता है परत। कह रहे द पास्ट मंथ्स डेवलपमेंट्स हैव सर्टेनली सर्व्ड अ रिमाइंडर टू द रीजन ऑफ द फ्रेजिलिटी ऑफ करंट स्टेटस को। कह रहे पिछले महीने की जो डेवलपमेंट्स हैं, डेवलपमेंट का मतलब है जो घटनाक्रम हुआ है, नैन्सी पेलोसी आई गई, है ना। कह रहे इन सभी घटनाओं ने निश्चित ही सर्टेनली सर्व किया है एक रिमाइंडर, सबको याद दिलाया है। किस याद को ताज़ा किया है, ये रिमाइंडर है पूरे रीजन के लिए, पूरे इस एरिया के लिए। और रिमाइंडर है फ्रेजिलिटी का, वीकनेस या भंगुरता का।
याद है ना, पतला सा कांच होता है, टेन्यूअस, फ्रेजिल। कह रहे भंगुरता को इसने पूरे रीजन में रिमाइंड करवाई है। और भंगुरता किसकी? हाल में जो यथास्थिति है, करंट में जो स्टेटस को है। कह रहा है एंड पर्टिकुलरली ऑफ चाइनाज विलिंगनेस टू चेंजेस, और ख़ास करके इस चीज़ को रिमाइंड करवाया है जो है चाइना की विलिंगनेस, चाइना की तैयारी, चाइना की इच्छा इस चीज़ को चेंज करने की, स्टेटस को बदल देंगे। तो इससे पता लग रहा है कि चाइना चाहता नहीं है कि अब ताइवान बहुत दिन तक आज़ाद रहे, इनकी यथास्थिति बहुत जल्दी बदल सकती है, फ्रेजाइल है ये पूरा का पूरा स्टेटस को। आ रही है बात समझ में? स्टेटस को समझ रहे हो ना? करंट सिचुएशन को बोलते हैं स्टेटस को। डेवलपमेंट की वर्ब है हैव सर्व्ड, है ना, सर्व्ड इसकी वर्ब है, सर्टेनली नहीं है, इसको उड़ा देता हूँ मैं यहाँ से। इसकी वर्ब है हैव सर्व्ड। चलो, फ्रेजिलिटी भंगुरता, डेलिकेटनेस टेन्यूटी, है ना, स्टेटस को आप देख चुके हैं। विलिंगनेस मतलब तैयारी, किसी की इच्छा। कह रहे वाइल मोस्ट ऑब्जर्वर्स एक्सपेक्ट दैट अ चाइनीज इन्वेजन रिमेन्स टू रिस्की अ प्रोस्पेक्ट फॉर कम्युनिस्ट पार्टी लीडरशिप। कह रहे जहाँ तक ज़्यादातर ऑब्जर्वर या जहाँ ज़्यादातर एक्सपर्ट जो हैं वो एक्सपेक्ट ये करते हैं, ये आशा करते हैं कि चाइना का जो इन्वेजन है वो बना हुआ है बहुत ज़्यादा रिस्की, बहुत ज़्यादा खतरे वाला। और कह रहा क्या बना हुआ है? एक प्रोस्पेक्ट बना हुआ है, एक संभावना बना हुआ है। ये स्ट्रक्चर देख लेना, टू रिस्की अ प्रोस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा रिस्की एक प्रोस्पेक्ट बना हुआ है। और किसके लिए? कम्युनिटी पार्टी की लीडरशिप के लिए, कम्युनिस्ट पार्टी यानी चाइना की लीडरशिप के लिए। और किसमें? इमीडिएट फ्यूचर में, हाल के हाल कुछ सालों में, 1 या 2 सालों में। तो ज़्यादातर को क्या लगता है कि ये बड़ा रिस्की काम है, चाइना कभी भी ऐसा रिस्क नहीं उठाएगा। कह रहा वहीं पे हुआ क्या? कह रहे वहीं पे एन अनइंटेंडेड एस्केलेशन नो लॉन्गर रिमेन्स अ रिमोट पॉसिबिलिटी। एक बिना इरादे का जो एस्केलेशन है, जो तनाव है, जो मुठभेड़ है, कह रहे अब वो बिल्कुल भी नहीं, नो लॉन्गर मतलब अब वो बिल्कुल भी नहीं, वो बनी हुई है एक दूर दराज की पॉसिबिलिटी या प्रॉस्पेक्ट या संभावना। तो ये तो पता लग गया कि चाइना झगड़ा नहीं करेगा, चाइना को बड़ा नुकसान होगा अगले 1-2 साल में लड़ाई करने में, लेकिन अनजाने में भी कोई झगड़ा शुरू हो सकता है जिसका कोई इंटेंशन ना हो। ये रिमोट पॉसिबिलिटी अब बिल्कुल भी नहीं है। आगे बात समझ में? ऑब्जर्वर्स की वर्ब है एक्सपेक्ट, इन्वेजन की वर्ब है रिमेन्स, प्रॉस्पेक्ट मतलब संभावना, एस्केलेशन की वर्ब है रिमेन्स। एस्केलेशन का मतलब है आमना सामना मुठभेड़, रिमोट का मतलब है दूर दराज का, रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब दूर दराज की संभावना। कह रहा है मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव प्रीफर्ड टू स्टे आउट ऑफ द ताइवान इशू। कह रहे ज़्यादातर देशों ने, जिसमें इंडिया भी शामिल है, उन्होंने प्रीफर किया है इस चीज़ को कि वो स्टे आउट ऑफ करेंगे, बाहर रहेंगे ताइवान के इशू से। और कैसे करेंगे? कंसीडरिंग द वन चाइना पॉलिसी एंड द नीड्स ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस विद चाइना। कह रहे कंसीडर करते हुए वन चाइना पॉलिसी को, ये वो पॉलिसी है जिसको चाइना अपनी दादागिरी से दुनिया भर में मनवाता है। कह रहे कंसीडर करते हुए चाइना की दादागिरी को और उस ज़रूरत को जो है एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस की, पेचीदा रिश्तों की चाइना के साथ में। चाइना से रिश्ता तोड़ोगे तो आप अपना इकोनॉमिक जो है बड़ा नुकसान भी करवा सकते हो। तो इन दोनों चीज़ों को कंसीडर करते हुए दुनिया भर के देशों ने इस पूरे मामले से अपने आप को अभी तक तो बचा के रखा है। कंट्रीज़ की वर्ब है प्रीफर्ड, कंसीडरिंग यहाँ पे एक पीपीएस से है, इस चीज़ को कंसीडर करते हुए वो प्रीफर करते हैं ना, इस चीज़ को समझ गए ना, तवज्जो देते हुए, कंसीडर करना किसी चीज़ को तवज्जो देना। चलो, वन चाइना पॉलिसी के बारे में आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा चाइना कैसी दादागिरी करता है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब पेचीदा, स्टे आउट ऑफ, कीप आउट ऑफ, दोनों का मतलब है बाहर रहना। कह रहे बट सूनर देन लेटर दे विल नीड to assess the implications to their own security interest of a serious crisis। कह रहे लेकिन जल्दी ही, sooner than later या sooner rather than later, इसका मतलब होता है ज़्यादा दूर नहीं या ज़्यादा देरी से नहीं, है ना, जल्दी ही। कह रहे लेकिन जल्दी ही, वेरी सून, उनको ज़रूरत होगी असेस करने की, जायज़ा लेने की, उन दुष्परिणामों की, इम्प्लीकेशंस की, रेमिफिकेशंस की जो आने वाले हैं उनकी खुद के सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए, सुरक्षा से रिलेटेड भलाइयों के लिए, सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए। और किसके हैं ये सिक्योरिटी इंटरेस्ट? एक सीरियस क्राइसिस के। तो बड़ा क्राइसिस अगर हुआ तो कोई भी कंट्री अछूती नहीं होगी, हर कंट्री को अब इस मामले को असेस करना चाहिए। दे की वो विल नीड, दे आया है मोस्ट कंट्रीज़ के लिए। सूनर रादर देन लेटर का मतलब है जल्दी ही, इसको अब आसान भाषा में वेरी सून भी बोल सकते हैं। इम्प्लीकेशन, रेमिफिकेशन, फॉल आउट्स, है ना, सब एक दूसरे के सिनोनिम है। रेपोकर्शंस। कह रहा है ताइवान स्टेटस एज अ लिंचपिन
इन द ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इज अ केस इन पॉइंट। ताइवान का जो स्टेटस है एक लिंच पिन के तौर पे। अब लिंच पिन मैंने आपको करवाया था मेन स्टे, बेड रॉक, है ना, सबसे मुख्य आधार, नींव। कह रहे जो ताइवान है इसका जो स्टेटस है आधार के तौर पे, लिंच पिन के तौर पे ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर। कह रहे ये भी अपने आप में केस इन पॉइंट है, इसी ऊपर वाली बात का एक केस है, एक उदाहरण है, इस पॉइंट का एक उदाहरण है। आगे बात समझ में? क्योंकि जब चाइना जो है ताइवान पे हमला करेगा तो सेमीकंडक्टर कम हो जाएंगे, हमारी सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी इससे ख़राब होते हैं। स्टेटस की वर्ब है इस। लिंच पिन समझ गए ना, सबसे मुख्य आधार। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, लिंच पिन याद रहेगा इस पिक्चर के साथ में। एक मिनट रुक जाओ, देखो इसको बोलते हैं लिंच पिन। किसको भाई? इसको, है ना, इसको। ये कहाँ होती है? बिल्कुल पहिए के बीच में होती है। अगर लिंच पिन निकाल दें पहिए में से तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, पहिया निकल के बाहर आ जाएगा। अरे बात समझ में? तो किसी भी गाड़ी का आधार होता है लिंच पिन, बिल्कुल बीच की जो है कील। तो लिंच पिन को ऐसे याद रखना भाई इस पिक्चर के साथ में। चलो, कह रहा वाइल इंडियाज रीसेंट रेफरेंस टू मिलिटराइजेशन ऑफ द स्टेट इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ मेजर चेंज इन इट्स अप्रोच। कह रहे जहाँ इंडिया का रीसेंट रेफरेंस जो है, इंडिया ने हाल ही में जो एक इशारा किया है, और किस पे? मिलिट्राइजेशन पे, मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट पे ताइवान स्ट्रेट के अंदर। ताइवान जो है जल डमरू मध्य, स्टेट का मतलब होता है हिंदी में जल डमरू मध्य, है ना। कह रहे जहाँ इंडिया का जो रिसेंट रेफरेंस आया है वो एक रिफ्लेक्शन नहीं है किसी बड़े बदलाव की इंडिया की अप्रोच के अंदर। इंडिया ने अभी भी चाइना को कोई भी सीधा सीधा जवाब नहीं दिया है, बस इंडिया ने हल्का सा इशारा किया है कि ऐसा थोड़ा आराम से रहो, पीसफुली काम करो, है ना। तो कोई बड़ा अप्रोच में चेंज तो नहीं दिख रहा हमारे रिस्पॉन्स से। कह रहे वहीं पे हुआ क्या? हुआ ये, न्यू दिल्ली हैज़ अपीयर टू शो ग्रेटर विलिंगनेस टू डू मोर विद ताइवान। कह रहे न्यू दिल्ली जो है अब दिखाई देता है, दिल्ली कि वो दिखाता है ज़्यादा बड़ी विलिंगनेस को, ज़्यादा बड़ी इच्छा को जो है और ज़्यादा करने की, डू मोर करने की। और किसके साथ में भाई? ताइवान के साथ में मिल करके। और कैसे? पर्टिकुलरली इन द इकोनॉमिक रियल्म, खास करके आर्थिक रियल्म में, आर्थिक डोमेन में, आर्थिक दायरे में। रियल्म डोमेन दोनों का मतलब होता है दायरा। अब कैसे? कह रहा है सच एज सेटिंग अप एन ऑल्टरनेटिव बेस ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। जैसे कि सेटअप करना, सच एज मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे कि सेटअप करना एक वैकल्पिक बेस को जो है सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया के अंदर। तो इंडिया ने चाइना से तो कुछ नहीं बोला इस पूरे मामले पे, अपनी वही अप्रोच बनाई हुई है पुराने वाली। लेकिन अब इंडिया क्या कर रहा है? ताइवान को बहुत इंगेज कर रहा है इकोनॉमिकली, और कोशिश कर रहा है कि इंडिया जो है दूसरा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग बेस बन जाए। ताइवान पे हमला होने के बाद भी सेमीकंडक्टर्स जो है दुनिया को मिलते रहें। इंडिया की रेफरेंस की वर्ब है इज, नई दिल्ली की वर्ब है हैज़ अपीयर्ड। सेटअप करना, एस्टैब्लिश करना, किसी चीज़ की नींव रखना, है ना। इसको ले डाउन भी बोलते हैं, ठीक है, सेटअप को। चलो, रियल्म का मतलब होता है डोमेन या दायरा। कह रहे दीज आर इवन इफ लॉन्ग ओवरड्यू स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शंस। कह रहे ये हैं दीज आर, यहाँ तक कि अगर लॉन्ग ओवरड्यू, बहुत लंबे वक्त से पेंडिंग। कह रहे बहुत लंबे वक्त से पेंडिंग होने के बाद में भी ये स्टेप्स हैं, कदम है सही दिशा में, राइट डायरेक्शन में। कम से कम इंडिया को इतना तो करना ही चाहिए। चलिए आर्टिकल को यहीं रैप अप करेंगे, सिंपल सा आर्टिकल है। एक कॉन्सेप्ट हमने ऊपर छोड़ा था, फटाफट से इसको देख लेते हैं। ग्रामर कॉन्सेप्ट है, जो लोग आर्टिकल देख चुके हैं, समझ चुके हैं, वो वीडियो को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं ना। चलो, कॉन्सेप्ट क्या है? देखो वैसे कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कोशिश करेंगे 2 मिनट में समझने की। कब आपको वर्ब की बेस फॉर्म लगानी है टू के बाद में, और कब आपको टू प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे यहाँ लगी हुई है टू हैव प्लस में V3, ठीक है। ये ऑल्सो यहाँ पे एडवर्ब है, इसको बीच में नहीं गिनना। तो देखो ये ऐसे होगा कि अगर आपको सेंटेंस में जो काम दिया गया हो इन्फिनेटिव में, अगर वो काम पेंडिंग हो तब तो लगा देंगे टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, और अगर वो काम फिनिश्ड हो चुका हो तब लगा देंगे टू हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे द गवर्नमेंट नीड्स टू लेसन या हैव लेसन टैक्सेस। सरकार को लेसन करने की ज़रूरत है, कम करने की ज़रूरत है, या टू हैव लेसन की ज़रूरत है टैक्सेस को। मुझे बताओ, टैक्सेस को कम करने की ज़रूरत है तो पहले ज़रूरत आएगी या पहले टैक्सेस कम होंगे? भाई पहले आपको प्यास लगेगी, थर्स्ट लगेगी, या आप पानी पियोगे, ड्रिंक करोगे? भाई पहले प्यास लगेगी फिर पानी पीऊँगा। तो पानी पीने का काम पेंडिंग है ना प्यास वाले काम से। वैसे ही टैक्सेस को जो कम करने का काम है, लेसन करने का काम है, वो भी पेंडिंग है इस नीड वाले काम से। पहले सरकार को नीड होगी, फिर सरकार टैक्सेस को कम करेगी। समझ रहे हो ना बात को? तो ये एक्शन इसके रिलेटिव में, इसके जो है रिलेशन में
अभी भी पेंडिंग है। अगर ये पेंडिंग है तो टू हैव V3 यूज़ नहीं करोगे, अब लिखोगे गवर्नमेंट नीड्स टू लेसन। फॉर्मूला समझ में आ गया। अब दूसरे सेंटेंस को देखो, इन्फ्लेशन सीम्स टू लेसन या टू हैव लेसन्ड नाउअडेज। इन्फ्लेशन यानी महंगाई दिखाई देती है, सीम होती है कि वो कम हो चुकी है आजकल। अब मुझे बताओ पहले वो कम होगी या पहले दिखाई देगी? भाई पहले कम होगी, डिक्रीज होगी, फिर वो दिखाई देगी, सीम होगी। कम होगी तभी तो दिखेगी, है ना। तो ये जो कम होने का काम है ना, इसके सापेक्ष अगर देखा जाए तो फिनिश्ड है। अगर ये फिनिश्ड है तो आप यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे टू के बाद में और आप लगाएंगे टू हैव लेसन्ड। मेरे ख्याल से इससे सिंपली जो फाई कोई नहीं कर पाएगा, आप भी नहीं कर पाओगे खुद इस पूरे फॉर्मूला को, है ना। बस इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, एक्शन पेंडिंग या एक्शन फिनिश्ड। अब तीसरा देख लो, साइरस मिस्त्री वॉज रिपोर्टेड टू डाई या टू हैव डाइड इन एन एक्सीडेंट। साइरस मिस्त्री जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं, बताए गए हैं कि एक एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। भाई पहले एक्सीडेंट में वो मारे जाएंगे या पहले एक्सीडेंट की रिपोर्ट आएगी? सर पहले वो उनकी डेथ होगी फिर ही तो रिपोर्ट आएगी। तो रिपोर्ट वाला काम बाद में और ये वाला काम पहले। तो ये फिनिश हो चुका है, तो मैं यहाँ लिखूँगा वॉज रिपोर्टेड टू हैव डाइड। ठीक है, एक्शन फिनिश्ड, तो आपको यूज़ करना है परफेक्ट इन्फिनेटिव। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल और परफेक्ट इन्फिनेटिव के बीच में डिफरेंस करने का। चलिए अब सेशन अपना ट्रूली रैप अप हुआ है, क्विज पे आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है एलिसिड, ट्रिगर, सिमर और फ्रेजाइल, इन चारों में से कौन सा वर्ड अपने मीनिंग के हिसाब से सही जाएगा। तो ये वोकैब का क्वेश्चन है, चारों के मीनिंग आप वर्ड्स के जानते हो, सही वर्ड को यहाँ पे रख दो। सेकंड में आपसे पूछा है असेस और एक्सेस, इन दोनों वर्ड्स के बीच में कौन सा वर्ड फिट बैठेगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस आपको करवा चुका हूँ, सही वर्ड को रखो। थर्ड में आपसे पूछा है कोस, किस टाइप का इन्फिनेटिव आप यूज़ करेंगे टू के बाद में। टू गैदर लिखेंगे, टू अमास लिखेंगे, टू हैव गैदर लिखेंगे या टू हैव अमास लिखेंगे। याद रखना अमास का मतलब होता है गैदर करना, अमास और गैदर दोनों का मतलब होता है इकट्ठा करना, एक दूसरे के सिनोनिम्स है। तो इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, सही फॉर्म को आपको चूज़ करना है। चौथा वर्ड है वन वर्ड, चीज़ों को एक्सट्रीम तक ले जाने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं। तो ये वर्ड आप ऑलरेडी कर चुके हो, सिमर का मीनिंग जानते हो, इसका भी जानते हो, इसका भी जानते हो और इसका भी जानते हो। तो सही वर्ड को आपको यहाँ पे सही वर्ड को चूज़ करना है। चलिए लास्ट वर्ड आपसे पूछा लिंचपिन, इसका सिनोनिम बताओ। लिंचपिन मैंने आपको अभी दिखाई भी थी, पहिए के बीच वाली कील। अब इसके सिनोनिम देख लो, वेसल होते हैं, मेनस्टे होते हैं, बेडरोग होते हैं, या एक से ज़्यादा इनमें से आंसर हो सकता है। आपका आंसर सी और बी दोनों, तो उस केस में आप आंसर बनाएंगे डी को। थोड़ा सा ट्रिकी क्विज है, लंबा है, लेकिन कोशिश करोगे तो हो जाएगा। मैं सबके कम से कम 3 मार्क्स तो इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले, इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आंसर रखे हुए हैं, जाके चेक करो और मैच करके मुझे बताओ, कमेंट्स में डालना। कोर्सेज अवेलेबल है ऐप पे, जाके फ़ायदा उठा सकते हैं बैंकिंग, एसएससी और राइटिंग स्किल्स तीनों का। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, पेपर से पहले नहीं आना है कोर्स लेने। कोर्स लेने के लिए तब आना है जब आप पेपर की तैयारी करते हो, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले ढंग से लोगे तभी फ़ायदा मिल पाएगा। ये क्वेरी के लिए नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, मेरी टीम से बात करो अगर किसी भी कोर्स से रिलेटेड या एप्लीकेशन से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी होती है तो। अंटिल देन साइनिंग आउट।